बंडल ऑफ एक्सॉन्स, जो हमने एक बड़ी नर्व देखी है, हमने उसकी कवरिंग्स देखी थी, ओके एक एक बंडल में बहुत सारी न्यूरॉन्स रहेंगे, नर्व्स रहेगी। आउटसाइड द सीएनएस उसको नर्व बोलते हैं। हमने देखी है क्रेनियल नर्व, स्पाइनल नर्व्स, वो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, दैट इज आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। Whereas inside the central nervous system, for the same, that is for the same nerves के ही लिए हम tract ये word use करते हैं। अभी जब हम brain का structure देखेंगे ना, you will come across this word. There are tracts of nerve fibers, there are tracts of white fibers. White इसलिए क्योंकि वो myelinated रहेंगे। When the axon is myelinated, उसका appearance white मिलेगा। सो ये वाला MCQ आप यहाँ पे मार्क करोगे कि बंडल ऑफ एक्सॉन्स को आउटसाइड द CNS या तो PNS में, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स बोलते हैं, और सेंट्रल नर्वस सिस्टम में इसी को ट्रैक्ट बोलते हैं। द नर्व्स में बी सेंसरी और मोटर और मिक्स। देखो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम जब हमने देखा था वो क्लासिफिकेशन में हमने डिवाइड किया था सेंसरी, मोटर और मिक्स में। Mix will have both the types, sensory as well as motor fibers. मार्क करो। अब सेंसरी क्या होंगे? फ्रॉम रिसेप्टर टू ब्रेन और फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर। सेंसरी कौन से होंगे? बोलो। रिसेप्टर्स टू ब्रेन। हाँ, रिसेप्टर टू ब्रेन। और मोटर कौन से होंगे? फ्रॉम ब्रेन टू इफेक्टर ऑर्गन। सेंसरी मतलब ब्रेन के पास आने वाली स्टिमुलस, यहाँ से जाएगी ब्रेन के पास, एफरेंट। मोटर मतलब ब्रेन से इफेक्टर ऑर्गन के पास आने वाली सिग्नल। तो एक नर्व पूरी की पूरी सेंसरी हो सकती है, मतलब कि उसके अंदर के न्यूरॉन्स पूरे सेंसरी है। एक नर्व पूरी की पूरी मोटर हो सकती है, मतलब उसके अंदर के न्यूरॉन्स पूरे मोटर हैं। या फिर एक नर्व मिक्स्ड हो सकती है, इट विल हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेंसरी फाइबर्स एंड मोटर फाइबर्स। नाउ यू टेल मी कि स्पाइनल नर्व्स इनमें से कौन से टाइप की नर्व्स होगी, सेंसरी, मोटर की मिक्स? चलो बोलो, हमने किया है स्पाइनल नर्व्स, बोलो। मिक्स। हाँ, मिक्स। स्पाइनल नर्व्स हमेशा मिक्स्ड नर्व्स रहेगी, मतलब उसमें सेंसरी कंपोनेंट भी रहेगा, मोटर कंपोनेंट भी रहेगा। लिख लो यहाँ पर, स्पाइनल नर्व्स ऑलवेज मिक्स्ड। और क्रेनियल नर्व्स क्या होगी? बोलो। हम करने वाले हैं क्रेनियल और स्पाइनल नर्व्स का पार्ट और डिटेल में, बट पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के क्लासिफिकेशन में हमने लिखा था ये। क्रेनियल नर्व्स कैन बी सेंसरी, कैन बी मोटर और मिक्स। क्रेनियल नर्व्स ये तीनों टाइप की हो सकती हैं, लेकिन स्पाइनल नर्व्स, सारी की सारी स्पाइनल नर्व्स मिक्स रहती हैं। कितनी स्पाइनल नर्व्स होती हैं बॉडी में? बोलो, देख के बोलो बेटा आपके नोट्स से। आई एम श्योर यू हैड मेड दैट चार्ट दैट डे। 12 पेयर्स क्रेनियल नर्व्स हैं। स्पाइनल नर्व्स 31 पेयर। हाँ, 31 पेयर्स हमने देखा था। 31 पेयर्स होंगे स्पाइनल नर्व्स के। ये पार्ट और डिटेल में आने वाला है आगे, क्रेनियल नर्व्स और स्पाइनल नर्व्स का। यहाँ पे सिर्फ इतना याद रखो। All these, along with the nervous organs, make up the nervous system of higher animals and bring about coordination and control of various activities of the body. Nervous organs कौन से हैं हमारे? बोलो। ऑर्गन्स कौन से हैं बॉडी में जो नर्वस सिस्टम के साथ डील कर रहे हैं? ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। हाँ, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये नर्वस ऑर्गन्स होंगे विच फॉर्म द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बाकी की पूरी बॉडी में सिर्फ नर्व्स रहेगी, जो यहाँ से या तो आ रही है या तो रिसेप्टर ऑर्गन से यहाँ जा रही है। सो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में नर्व्स रहेगी, न्यूरल टिश्यू रहेगा। ऐसा नहीं है कि न्यूरल टिश्यू सिर्फ ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड में रहेगा, नो। बाकी की जो नर्व्स हैं थ्रू आउट आवर बॉडी, वो हमारा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम बनाएगी। और ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड ये दो ऑर्गन्स मिलके सेंट्रल नर्वस सिस्टम बनाएंगे।
They will bring about coordination and control of various activities of the body. This is done through the receptors which bring in sensory inputs towards the central nervous system. मार्क करो, रिसेप्टर से नर्वस सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास जो सिग्नल आएगा वो सेंसरी होगा, सेंसरी नर्व्स लेके आएगी. इसकी प्रोसेसिंग is carried out in the central nervous system, and then through the central nervous system motor commands, through the motor commands the response is sent out. मतलब कि मोटर न्यूरॉन्स, मोटर नर्व्स ये निकलेगी सेंट्रल नर्वस सिस्टम से और आएगी इफेक्टर ऑर्गन पे. The nerves arising from the cytons of the CNS travel throughout the body, transmitting the nerve impulses to or from the CNS. मतलब कि ये क्रेनियल नर्व्स के लिए बोल रहे हैं. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में जिसका भी बॉडी लोकेटेड है, साइटॉन मीन्स बॉडी, न्यूरॉन की सेल बॉडी. सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसकी बॉडी लोकेटेड रहेगी क्रेनियल नर्व्स की या स्पाइनल नर्व्स की, और बाहर आएंगे एक्सॉन्स, बाहर आएंगे बड़े बड़े एक्सॉन्स. तो ये नर्व इम्पल्सेस को या तो सीएनएस के पास लेके जाएंगे या तो वहाँ से इफेक्ट लेके आएंगे. नर्व्स कैन बी सेंसरी, कैन बी मोटर, कैन बी मिक्स्ड. चलो अब एक न्यूरॉन का स्ट्रक्चर देखो. न्यूरॉन और नर्व सेल्स, these are the structural and functional units of nervous system. MCQ. Each multipolar neuron has 3 parts: cyton और cell body. Cell body को ही cyton बोलते हैं. देखो, dendron and axon. Dendron को ही dendrites भी बोलते हैं. तो एक न्यूरॉन में ये 3 पार्ट्स रहेंगे: cyton और cell body, dendron and axon. Cyton has a distinct central nucleus with a nucleolus and neuroplasm. न्यूक्लियोप्लाज्म को ही यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म बोला है बिकॉज ये न्यूरॉन का न्यूक्लियस है, न्यूरॉन की सेल बॉडी है. ऑल राइट, सो ये मार्क करो. Cyton will have central nucleus and nucleoplasm, neuroplasm. A clear film of cytoplasm surrounds the nucleus, around which there are neurofibrils, Nissls granules and other organelles. इसमें बाकी के सारे सेल ऑर्गेनल्स रहेंगे. Nissls granules ये स्पेशल ग्रैन्यूल्स रहेंगे जो सिर्फ एक न्यूरॉन में मिलेंगे या नर्व सेल में मिलेंगे. स्टार मार्क करो. Nissls granules ये न्यूरॉन्स की स्पेशलिटी होगी. दे आर राइबोप्रोटीन कंपोनेंट्स, अंडरलाइन करो. They play an important role in the synthesis of enzyme required for the formation of neurotransmitter. Neurotransmitter कहाँ प्रेजेंट रहेगा, कहाँ प्रेजेंट रहेगा न्यूरॉन के स्ट्रक्चर में? बोलो बेटा, न्यूरोट्रांसमीटर कहाँ प्रेजेंट रहेगा? वेसिकल्स. हाँ, सिनेप्टिक नॉब में, वेसिकल्स में. तो निसल्स ग्रैन्यूल्स दे विल बी प्लेइंग एन इम्पॉर्टेंट रोल ताकि ये न्यूरोट्रांसमीटर जो ख़त्म होता जाता है उसका फॉर्मेशन हो सके. न्यूरोफाइब्रिल्स जो न्यूरॉन के अंदर रहेंगे, छोटे छोटे फाइबर्स, will play an important role in the transmission of nerve impulse. Dendrons are small, conical, many processes arising from the cyton. सेल बॉडी को जो प्रोसेसेस छोटे छोटे, मैनी इन नंबर, मल्टीपोलर न्यूरॉन में बहुत सारे डेंड्राइट्स रहेंगे. These are highly branched into fine dendrites. एक एक डेंड्रॉन से भी आगे ब्रांचिंग हो सकती है जिसको डेंड्राइट्स बोलेंगे. Nissls granules and neurofibrils both can be seen at the base of the dendron. मतलब Nissls granule डेंड्रॉन्स में भी प्रेजेंट रहेंगे, बॉडी में भी प्रेजेंट रहेंगे. They transmit message towards the cyton. रिसेप्टर ऑर्गन से हमेशा डेंड्राइट्स लेंगे मैसेज, रिसीव करेंगे. Dendrites will bring the message towards the cyton or towards the body. MCQ. And what will take away the message from the cyton or the body? बोलो. डेंड्राइट लेके आएंगे मैसेज साइटोन के पास, और साइटोन से दूर कौन लेके जाएगा? एक्सॉन. MCQ.
डेंड्राइट्स आर शॉर्ट फाइबर्स, दे आर मैनी, ये बॉडी के पास में रहेंगे सब, ये रिसेप्टर ऑर्गन से रिसीव करेंगे और बॉडी को देंगे, और बॉडी से दूर इसको एक्सॉन लेके जाएगा. तो डेंड्राइट्स दे ट्रांसमिट मैसेज टूवर्ड्स द साइटोन MCQ. एक्सॉन इज अ सिंगल MCQ. डेंड्राइट्स बहुत सारे होते हैं, डेंड्रॉन्स बहुत सारे होते हैं, मैनी को मार्क करो यहाँ पे. पर मल्टीपोलार न्यूरॉन में भी एक्सॉन एक ही रहेगा, ये हमने डिस्कस किया है. न्यूरॉन मल्टीपोलार हो, यूनिपोलार हो या बायपोलार हो, उसमें एक ही एक्सॉन रहेगा. नंबर ऑफ डेंड्राइट्स विल वेरी. Axon is a single, long, usually unbranched. ये unbranched रहेगा usually but not always. It can show branching. Process arising from the cyton at the axon hillock. जहाँ से एक्सॉन चालू होता है बॉडी की एरिया से, जहाँ से एक्सॉन का पार्ट चालू होता है उसको बोलते हैं एक्सॉन हिलॉक. मार्क करो, ये टर्म है, MCQ में आता है. इट इज़ द प्लेस फ्रॉम वेयर द एक्सॉन स्टार्ट्स फ्रॉम द साइटोन. इट कंसिस्ट ऑफ बंडल्स ऑफ न्यूरोफाइब्रिल्स, इसमें बंडल्स ऑफ फाइबर्स रहेंगे. निसिल्स ग्रैन्यूल्स आर एब्सेंट, अंडरलाइन करो. एक्सोप्लाज्म विल बी द साइटोप्लाज्म ऑफ द एक्सॉन. एक्सोप्लाज्म में निसिल्स ग्रैन्यूल एब्सेंट रहेगा. दैट इज़ हाउ एक्सॉन का साइटोप्लाज्म डिफरेंट रहेगा ये वाले साइटोन के साइटोप्लाज्म से. बिकॉज दिस न्यूरोप्लाज्म it is going to have Nissls granules, but exoplasm will have absence of Nissls granules. MCQ. टर्मिनली, अब एक्सॉन जहाँ ख़त्म होता है उसका टर्मिनल एंड. एक्सॉन अराइज कहाँ से हो रहा था, कहाँ से अराइज हो रहा था, बोलो. एक्सॉन हिलॉक से. हाँ, और एक्सॉन ख़त्म होगा अभी टर्मिनली, तो एक्सॉन के टर्मिनल एंड पे बहुत सारे ब्रांचेस रहते हैं जिसको बोलते हैं टीलोडेंड्रॉन्स. MCQ. द टर्म टीलोडेंड्रॉन्स. Axon gives out small branches at its terminal end which is called telodendrons. ऐसा भी MCQ आता है that telodendrons are the branches at which part of the axon. So terminal part, ending part उसका. Axons carry the message away from the cytons. MCQ. साइटोन से मैसेज दूर कौन लेके जाता है, एक्सॉन. साइटोन के पास मैसेज कौन लेके आएगा, हु विल ब्रिंग द मैसेज टू द साइटोन, बोलो. लेके कौन आएगा उसके पास, यस, बॉडी के पास लेके कौन आएगा मैसेज, डेंड्राइट्स. See this word, we did this word, no? See this. Dendrons के लिए they transmit message towards the cyton. MCQ. Axons के लिए देखो, axons carry the message away from the cyton. Axon may give out lateral branches called collaterals. ये अगर आपका ध्यान होगा तो रिकॉर्डिंग लेक्चर में मैंने दिखाया था, एक्सॉन में से एक लैटरली ब्रांच निकल रही है, उसको कोलैटरल बोलते हैं. टर्मिनल ब्रांचेस अटैच टू अ मसल, ग्लैंड, स्किन और टीलोडेंड्राइट्स ऑफ अनदर न्यूरॉन. ये जो टर्मिनल ब्रांच होगी, अगर ये सिनैप्स बना रही है मसल के साथ न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे, तो ये मसल को अटैच होगी आके. अगर ये किसी ग्लैंड के लिए ऑर्डर लेके आई है तो ये ग्लैंड को अटैच होगी. स्किन पे आई है तो स्किन को अटैच होगी, या तो किसी दूसरे न्यूरॉन से मिलेगी उसके डेंड्राइट्स पे. द इंटरकनेक्शन बिटवीन टू न्यूरॉन्स और न्यूरॉन विथ मोटर ऑर्गन. मोटर ऑर्गन को अंडरलाइन करो और लिखो, ये मोटर ऑर्गन ग्लैंड हो सकता है, मसल हो सकता है, स्किन हो सकता है. मोटर ऑर्गन कैन बी अ मसल, कैन बी अ ग्लैंड, कैन बी स्किन. इंटरकनेक्शन मतलब जहाँ वो दोनों कनेक्ट हो रहे हैं, बिटवीन टू न्यूरॉन्स, अंडरलाइन करो.
or neuron with a motor organ is called synapse. Is called a synapse. It is usually exodendronic. ये पॉइंट कौन एक्सप्लेन करेगा? ये मैंने समझाया है आपको. इट इज यूजुअली एक्सोडेंड्रोनिक. बोलो बोलो. Presynaptic organ is axon and postsynaptic organ. Neuron is dendrite. हाँ, एक्सोडेंड्रोनिक. सिनैप्स पे एक प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन होगा जो सिनैप्स बनने के पहले वाला न्यूरॉन है, और एक पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन होगा जो सिनैप्स के बाद वाला न्यूरॉन है. तो प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन का एक्सॉन मिलेगा पोस्ट सिनैप्टिक न्यूरॉन के डेंड्राइट से. एक्सोडेंड्रोनिक. इट मे बी एक्सोनिक. एक का एक्सॉन दूसरे के एक्सॉन से मिल रहा है. एक न्यूरॉन का एक्सॉन दूसरे न्यूरॉन के एक्सॉन से मिल रहा है. एक्सोसोमैटिक. एक न्यूरॉन का एक्सॉन बॉडी से मिल रहा है, न्यूरॉन की बॉडी से मिल रहा है. और डेंड्रोडेंड्रोनिक. दो न्यूरॉन्स के डेंड्राइट्स मिल रहे हैं साथ में. बट यूजुअली मेजॉरिटी हमारी बॉडी में एक्सोडेंड्रोनिक होगा. सो हम यही वाला पढ़ते हैं. मेजॉरिटी हमारी बॉडी में एक्सोडेंड्रोनिक होगा, मतलब कि एक्सॉन मिलेगा डेंड्राइट से. ये वाला जो केस है एक्सोसोमैटिक, ये थोड़ा कम रहेगा एक्सोडेंड्रोनिक से. एक्सोएक्सोनिक भी कम रहेगा. इसके अलावा जो हम देख सकते हैं वो होगा एक्सॉन टू इफेक्टर ऑर्गन, मतलब जहाँ पे ये वाला सिनैप्स बनेगा. देखो, न्यूरॉन विथ मोटर ऑर्गन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो वो भी आपको सिनैप्स दिखेंगे, बट मेजॉरिटी होंगे एक्सोडेंड्रोनिक. और न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में न्यूरॉन होगा प्री सिनैप्टिक न्यूरॉन और मसल होगा पोस्ट सिनैप्टिक रिसेप्टर. पोस्ट सिनैप्टिक एंड प्लेट बोलते हैं उसको. एंड प्लेट इसलिए क्योंकि वहाँ पे आके सिग्नल का एंड हो गया. दैट वाज द लास्ट ऑर्गन जिसके पास सिग्नल लेके आना था, वो हमारा इफेक्टर ऑर्गन है. Cytons are generally found inside the brain, spinal cord and in the ganglia. Ganglia को underline करो, लिखो group of cell bodies, that is cytons. Group of cell bodies in the peripheral nervous system are called ganglia. तो ये जो हमारे पूरे नर्व्स होते हैं, इनकी सेल बॉडीज सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलती है, और अगर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में मिलती है तो उनको बोलते हैं गैंग्लिया. ये एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड रहती है. ये पॉइंट आगे आपको और समझेगा जब हम देखेंगे आगे का पार्ट. पर अभी गैंग्लिया को अंडरलाइन करके लिखो, ग्रुप ऑफ न्यूरोनल सेल बॉडीज या ग्रुप ऑफ साइटॉन्स इन पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को गैंग्लिया बोलते हैं. Small groups of cell bodies inside the white matter of brain are called basal nuclei. ये पॉइंट भी देखेंगे अभी जब हम ब्रेन चालू करेंगे. बहुत सारे वाइट फाइबर्स मिलके बनाते हैं वाइट मैटर. वाइट फाइबर क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज जो माइलिनेटेड एक्सॉन्स रहेंगे, माइलिनेटेड एक्सॉन्स वाइटिश रहते हैं कलर में बिकॉज ऑफ द माइलिन शीट विच इज़ अ फैटी शीट. वो माइलिनेटेड एक्सॉन्स के बीच में जो न्यूक्लियाई लोकेटेड रहेंगे उनको बेसल न्यूक्लियाई बोलते हैं. बंडल ऑफ एक्सॉन्स कॉल्ड नर्व मे बी कवर्ड ओनली बाय न्यूरीलेमा. अंडरलाइन करो, एक्सॉन्स या तो सिर्फ न्यूरीलेमा से कवर्ड रहेंगे इन नॉन मेड्यूलेटेड नर्व्स, while in the medullated nerves it is covered both by medullary sheath and on the outside न्यूरीलेमा. अंडरलाइन करो ये पॉइंट को. देखो, एक्सॉन माइलिनेटेड हो या नॉन माइलिनेटेड हो, इट विल ऑलवेज बी कवर्ड बाय न्यूरीलेमा. ये पॉइंट समझ रहा है कि नहीं आपको? यहाँ पे देखो ये वाले सेंटेंसेस पढ़ के. ओनली बाय न्यूरीलेमा दोनों में रहेगा, न्यूरीलेमा दोनों में रहेगा.
पर मेड्यूलेटेड नर्व फाइबर्स में, माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में माइलिन शीथ भी प्रेजेंट रहेगी। और ये माइलिन शीथ कहाँ रहेगी? न्यूरीलेमा के बाहर कि न्यूरीलेमा के अंदर? बोलो। inside. हाँ, ये देखा है हमने डायग्राम। आई होप यू कैन को रिलेट टू इट। डू यू वॉन्ट मी टू शो दिस डायग्राम अगेन? किसी को नहीं समझा है बेटा तो मीटिंग के बाद मुझे बोलना, मैं ये पिक्चर्स दिखाऊंगी आपको फिर से। चलो, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स। नाउ यू हैव टू रिमेंबर कि न्यूरीलेमा में शॉन सेल्स रहेंगे, तो यहाँ पे न्यूरीलेमा को अंडरलाइन करके लिख लो, दिस कंटेन्स द शॉन सेल्स। बिकॉज एमसीक्यू आता है शॉन सेल्स आर प्रेजेंट इन विच लेयर? इट इज प्रेजेंट इन न्यूरीलेमा। शॉन सेल्स सिक्रीट माइलिन, और ये शॉन सेल्स माइलिन अपने अंदर के साइड पे सिक्रीट करते हैं, इसलिए न्यूरीलेमा बाहर का लेयर बन जाता है। कंडक्शन ऑफ इम्पल्स बाय मेड्यूलेटेड नर्व्स इज 50 टाइम्स फास्टर। अंडरलाइन करो एमसीक्यू, कंडक्शन ऑफ इम्पल्स माइलिनेटेड नर्व फाइबर्स में फास्टर रहेगा एज कंपेयर टू नॉन माइलिनेटेड नर्व्स। कनेक्टिव टिश्यू कवरिंग अराउंड द नर्व फैसिकल इज कॉल्ड एंडोन्यूरियम। एक एक नर्व का जो फेसिकल है, एक्चुअली ये यहाँ पे गलत दिया हुआ है। जो नर्व फैसिकल है, जो नर्व बंडल है, उसकी कवरिंग क्या होती है? बोलो। हाँ, बोलो। ये फैसिकल यहाँ पे वर्ड नहीं होना चाहिए था। एक एक नर्व की कवरिंग एंडोन्यूरियम। हाँ, एक एक नर्व की कवरिंग एंडोन्यूरियम होती है, और वो जो बंडल बन जाता है उसको हम फैसिकुलाई बोलते हैं। Few nerve fasciculi with endonurium are surrounded by connective tissue called perineurium. तो वो बंडल के बाहर का कनेक्टिव टिश्यू पेरिन्यूरियम होगा, अंदर की कवरिंग एंडोन्यूरियम होगी, एंड स्टिल लार्ज बंडल्स ऑफ नर्व्स इज कवर्ड ऑन द आउटसाइड बाय एपिन्यूरियम। एक बड़ी नर्व बाहर से एपिन्यूरियम से कनेक्ट कवर्ड रहेगी, उसके अंदर पेरिन्यूरियम, उसके अंदर एंडोन्यूरियम, एंडोन्यूरियम के अंदर न्यूरीलेमा, न्यूरीलेमा के अंदर माइलिन शीथ, और माइलिन शीथ के अंदर एक्सोलेमा। ये सीक्वेंस हमने लिखा है। ब्लड इज सप्लाइड टू ऑल द नर्व्स टू प्रोवाइड ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। हु विल टेल मी कि नर्व्स के ब्लड सप्लाई, ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? मैंने एक टर्म लिखाया था आप लोगों को। ब्लड वेसल्स ऑफ द नर्व्स आर कॉल्ड डैश। वासा, वासा नर्वोसा। यस, वासा नर्वोसम। यहाँ पे लिखो वासा नर्वोसम। वासा नर्वोसम इज द टर्म गिवन टू ब्लड वेसल्स ऑफ द नर्व्स। नर्व्स के साथ पैरेलली जो ब्लड वेसल्स हमारी बॉडी में चलते हैं, जो इन नर्व्स को भी सप्लाई कर रहे हैं, दे प्रोवाइड न्यूट्रिएंट्स एंड ऑक्सीजन्स, दे आर कॉल्ड वासा नर्वोसम। और ब्लड वेसल्स के ब्लड वेसल्स को क्या बोलते हैं? जो खुद आर्टरी और वेन होती है, उनके भी ब्लड वेसल्स होते हैं जो उनकी वॉल्स को सप्लाई कर रहे हैं। क्या बोलते हैं ब्लड वेसल्स के ब्लड वेसल्स को? वासा, 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 बोलो। वासा वैसोरम, वासा वैसोरम इज ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स। देखो, आर्टरी और वेन के अंदर ब्लड घूमता रहता है, दे आर द ब्लड वेसल्स, दे आर कैरिंग ब्लड, बट वॉट अबाउट देयर मस्क्यूलर वॉल? उस स्ट्रक्चर को भी तो ब्लड सप्लाई चाहिए ना, टू कैरी आउट इट्स फंक्शंस। सो ब्लड वेसल्स ऑफ द ब्लड वेसल्स आर कॉल्ड वासा वैसोरम, ये टर्म भी लिख लो यहाँ पे। और ब्लड वेसल्स ऑफ द नर्व्स आर कॉल्ड वासा नर्वोसम। MCQs with both vasa vasorum and vasa nervosum. चलो, let us come to neuroglial cells. अब यहाँ पे न्यूरॉन का स्ट्रक्चर डिस्क्राइब नहीं किया इन्होंने, आगे डिस्क्राइब रहेगा तब बात करेंगे सिनेप्टिक नॉब और इसकी क्या क्या रहेगा सिनेप्टिक नॉब में। न्यूरोग्लियल सेल्स आर फार ग्रेटर इन नंबर देन न्यूरॉन्स। MCQ आता है, नर्वस टिश्यू में न्यूरॉन्स ज़्यादा रहेंगे या न्यूरोग्लियल सेल्स ज़्यादा रहेंगे? स्टूडेंट्स मार्क करते हैं न्यूरॉन्स।
न्यूरोग्लियल सेल्स ज़्यादा रहेंगे देन द न्यूरॉन्स. Most of the supporting cells of the nervous system are derived from the same embryonic tissue layer, that is the ectoderm. ये भी एक्टोडर्म से डिराइव्ड रहेंगे. न्यूरॉन भी एक्टोडर्म से डिराइव्ड रहेगा. आप यहाँ पे ये न्यूरल टिश्यू के यहाँ पे ही एक्टोडर्म लिख लो, यहीं पे लिख लो एक्टोडर्म. इट इज डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. बोथ द न्यूरॉन्स एंड द न्यूरोग्लियल सेल्स आर डिराइव्ड फ्रॉम एक्टोडर्म. चलो, so ectoderm is going to produce neurons, ectoderm is going to produce neuroglial cells. Term neuroglia refers to supporting cells of the central nervous system and peripheral nervous system. Because neuroglia ये nerves को support करते हैं, तो ये central nervous system में भी रहेंगे, peripheral nervous system में भी रहेंगे. Because peripheral nervous system में है ना हमारे neurons. बेटा प्रथमेश, you mute yourself. या चलो, अब यहाँ पे कन्फ्यूजन क्या होता है. हमको लगता है कि न्यूरोग्लियल सेल्स तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ही प्रेजेंट रहेंगे. बिकॉज न्यूरल टिश्यू बोला तो स्टूडेंट्स का फर्स्ट थॉट जाता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड को. यू हैव टू अंडरस्टैंड द कंसेप्ट कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अलावा भी न्यूरल टिश्यू बॉडी में प्रेजेंट रहता है, विच इज़ आर पेरिफेरल नर्वस सिस्टम. ब्रेन के पास अगर रिसेप्टर से नर्व्स कोई रहेगी ही नहीं लेके जाने वाली सिग्नल, तो ब्रेन काम कैसे करेगा, स्पाइनल कॉर्ड काम कैसे करेगा. सो थ्रू आउट योर बॉडी यू आर गोइंग टू हैव नर्व्स विच विल गो टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड कम बैक फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. तो ये न्यूरोग्लिया दोनों जगह पे रहेगा, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में भी, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में भी. सो ये वाले न्यूरोग्लियल सेल्स हमने देखे हैं. यू हैव टू रिमेंबर सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये 4 टाइप के न्यूरोग्लियल सेल्स रहेंगे. इसको क्विकली नंबर दे दो, 1, 2, 3 और 4. अब आप मुझे बताओ कि ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करेंगे. व्हाट आर ओलिगोडेंड्रोसाइट्स गोइंग टू डू? बोलो, पढ़ के बोलो एटलीस्ट. यस, Produce or form myelin sheath in the neuron in CNS. यस, माइलिन शीथ बनाएंगे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में. तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के न्यूरॉन्स में कौन बनाएगा माइलिन शीथ? कौन से सेल्स थे जो पेरिफेरल नर्वस? श्वान सेल्स. यस यस. एमसीक्यू आता है कौन से 2 न्यूरोग्लियल सेल्स का फंक्शन सेम है? तो ओलिगोडेंड्रोसाइट्स और श्वान सेल्स. दे बोथ विल प्रोड्यूस माइलिन शीथ अराउंड द एक्सॉन. ओलिगोडेंड्रोसाइट के साथ मैच होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, मैच द फॉलोइंग में. श्वान सेल के साथ मैच होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, मैच द फॉलोइंग में. दोनों का काम है माइलिन शीथ बनाना, दोनों के साथ माइलिन शीथ मैच होता है. एमसीक्यू आता है द सेल्स विच फॉर्म द माइलिन शीथ आर, फर्स्ट ऑप्शन श्वान सेल्स इन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम. करेक्ट है क्या? बोलो. No. False. Schwann cells in the peripheral nervous system. True or false? True. Oligodendrocytes in the central nervous system. True or false? True. Yes. So ऐसे MCQs में आपको इसका लोकेशन, ये वाले सेल्स बिल्कुल याद रखने हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम में ये 4 न्यूरोग्लियल सेल्स रहेंगे. एक का काम तो श्वान सेल बनाना है, दूसरे का काम ब्रेन मैक्रोफेजेस है. मैक्रोफेजेस है तो ये फैगोसाइटोसिस करेगा. किस चीज़ का फैगोसाइटोसिस करेगा? जो भी न्यूरॉन्स डेड हो जाएंगे, जो भी सेल्यूलर डेब्रीज रहेगी, जो भी फॉरेन मटेरियल अंदर ब्रेन में पहुंच गया है विच इज़ नॉट टू बी लोकेटेड ओवर देयर, उनको फैगोसाइटोसिस करेगा. तो ब्रेन की इम्यूनिटी को ये मेंटेन करेगा. सिंपल, ऐसे ही याद रखो एक वर्ड में. दे गो टू द साइट ऑफ इंजुरी, डेड न्यूरॉन्स एंड सेल डेब्रीज इन द CNS, और उसको अपने अंदर इनगल्फ कर लेंगे. फैगोसाइटोसिस मतलब अपने अंदर ले लेना उसको.
They mediate immune response in the CNS MCQ. एस्ट्रोसाइट्स, ये स्टार शेप्ड सेल्स हैं. कैसे याद रखेंगे? एस्ट्रोनॉट से याद रखो. एस्ट्रोसाइट्स, एस्ट्रोनॉट्स आर सम people who are dealing with space. So ये स्टार शेप्ड सेल्स. अंडरलाइन करो, मोस्ट अबंडेंट ग्लियल सेल्स ऑफ सेंट्रल नर्वस सिस्टम. इन चारों में से एस्ट्रोसाइट्स सबसे ज़्यादा रहेंगे. They have varied roles in brain secretion and absorption of neural transmitter and maintenance of blood-brain barrier. ब्लड के साथ और ब्लड और ब्रेन के बीच में क्या एक्सचेंज होगा, ये एस्ट्रोसाइट्स मेंटेन करते हैं. ये इलेक्ट्रिकल इम्पल्स के ट्रांसमिशन को भी रेगुलेट करते हैं. न्यूरल ट्रांसमीटर के सिक्रीशन और ऑब्जॉर्प्शन को भी रेगुलेट करता है. याद रखो, जो मोस्ट अबंडेंट सेल है वो करेगा ये पूरा काम ब्लड ब्रेन बैरियर का. ये इंपॉर्टेंट फंक्शन है, इसीलिए एस्ट्रोसाइट सबसे ज़्यादा रहेंगे नंबर में. ऐसे कोरिलेट करके भी आप याद रख सकते हो. फिर है एपिंडाइमल सेल्स. दे विल बी सिक्रीटिंग सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. These cells will produce and probably also circulate CSF, that is cerebrospinal fluid, underline करो, in the brain ventricles and central canal. Central canal को underline करो और लिखो this canal is present in spinal cord. Central canal is a canal present in spinal cord. तो ब्रेन में भी CSF होगा और स्पाइनल कॉर्ड में भी CSF होगा. तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम में CSF प्रेजेंट रहेगा. CSF सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. देखो, सेरिब्रो का मतलब ब्रेन, स्पाइनल का मतलब स्पाइनल कॉर्ड और फ्लूइड. सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड नाम से ही आपको समझ में आना चाहिए कि ये सेरिब्रम में प्रेजेंट रहेगा, स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट रहेगा एंड इट्स अ फ्लूइड. ये ब्रेन की वेंट्रिकल्स में प्रेजेंट रहेगा. वेंट्रिकल्स आर द कैविटीज़ इन द ब्रेन. हमको एक पूरा लेक्चर करना है ब्रेन की वेंट्रिकल्स पे, जो हॉलो स्पेसेस रहेंगे ब्रेन में. सो वी विल सी दिस. एंड दीज विल बी स्क्वैमस और कोलमनार सीलिएटेड एपिथेलियल सेल्स. सीलिया का काम क्या रहता है? व्हाट इज द रोल ऑफ सीलिया? बोलो. तो मूवमेंट कराएगा फ्लूइड की. सीलिया छोटे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स रहेंगे जो सेल्स के ऊपर रहेंगे. तो वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मूव होंगे तो फ्लूइड भी मूव होगा. चलो, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में 2 S याद रखोगे आप, Schwann cells, satellite cells. So Schwann cells are the most abundant glial cells of peripheral nervous system. Okay, Schwann cells are the most abundant glial cells of peripheral nervous system. ये माइलिन शीथ बनाएंगे, दिस वी नो. Satellite cells, they support and function the neurons of the peripheral nervous system. तो न्यूरोग्लियल सेल्स के साथ इतने पॉइंट्स याद रखो. चलो, अब आ जाओ सिनैप्स पे. सिनैप्स इज द जंक्शन बिटवीन 2 nerve cells with a minute gap. This gap is called synaptic cleft. In between them, मतलब 2 nerve cells, 2 neurons के बीच की gap is the synaptic cleft, which allows transmission of impulse by a neurotransmitter bridge. न्यूरोट्रांसमीटर एक न्यूरॉन से निकलेगा, क्लेफ्ट क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचेगा. इसीलिए हम बोलते हैं कि ब्रिज बनती है न्यूरोट्रांसमीटर की. एक से निकलेगा, क्लेफ्ट क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन पे पहुंचेगा. So synapse is the junction. This is not the junction only between 2 nerve cells. नर्व और मसल के बीच का जंक्शन, न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, भी सिनैप्स होता है. नर्व और ग्लैंड के बीच का जंक्शन, वो भी सिनैप्स होगा, जिस पे भी इफेक्टर ऑर्गन लेके आए, जो भी इफेक्टर ऑर्गन है उस स्टिमुलस के लिए. चलो, ये पार्ट तो हमने यहीं से किया है. प्रॉपर्टीज ऑफ नर्व फाइबर्स. सी, एक्साइटेबिलिटी और इरिटेबिलिटी. जब भी किसी पोलराइज्ड मेम्ब्रेन देखो, रेस्टिंग फेज में भी नर्व्स पोलराइज्ड रहती हैं, तभी ही वो परसीव कर सकेगी कोई भी स्टिमुलस एंड एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी. इसीलिए पोलराइज स्टेट का चार्ज कौन सा है?
अंदर क्या और बाहर क्या, जल्दी से बोलो. What is the charge of polarized membrane? Inside negative, outside positive. Inside negative, outside Yes, positive. yes. And what about sodium and potassium? अंदर क्या ज़्यादा और बाहर क्या ज़्यादा? Inside, so potassium is more, and outside sodium is Yes. ऐसी पोलराइज स्टेट में न्यूरॉन चाहिए, तभी ही ओनली एंड ओनली देन इट हैज़ द अबिलिटी टू परसीव स्टिमुलस एंड एंटर इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी. जब तक ये पोलराइज स्टेट मेंटेन नहीं रहेगी, न्यूरॉन को कोई भी स्टिमुलस रिसीव नहीं होगी. स्टिमुलस आएगी भी तो न्यूरॉन उसको समझ नहीं पाएगा कि स्टिमुलस आ रही है. कंडक्टिविटी, इट इज़ द अबिलिटी टू ट्रांसमिट द एक्साइटेशन. एक बार स्टिमुलस मिल गई तो उसको कंडक्ट करना, उसको एक जगह से दूसरी जगह तक पहुंचाना, ये काम भी नर्व फाइबर करता है. स्टिमुलस, it is any detectable physical, chemical, electrical change in the external or internal environment. कोई भी फिजिकल, केमिकल, इलेक्ट्रिकल चेंज जो डिटेक्टेबल है वो होगा अगर हमारे एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में या हमारे इंटरनल इन्वायरमेंट में. इट विल ब्रिंग अबाउट एक्साइटेशन इन अ नर्व और मसल और ऑर्गन और ऑर्गेनिज्म. In order to be effective, stimulus must have a minimum intensity called threshold stimulus. इसका क्या मतलब होता है? मिनिमम इंटेंसिटी चाहिए, इसका क्या मतलब होता है? बोलो. minimum impulse. हाँ, वो कोई ऐसी चीज़ होनी चाहिए जो आपको इम्पोर्टेंट लगे, आपको एक्साइट करे. लाइक एग्जाम्पल बोलती हूँ, अगर आपके सामने एक छोटी सी चींटी चल के आ रही है, आर यू गोइंग टू गेट एक्साइटेड कि वो चींटी को मुझे भागना है, यहाँ से चींटी आ रही है? नो. आपने चींटी देखी, आईज से रिस्पॉन्स गया आपके ब्रेन के पास, रिसेप्टर न्यूरॉन्स लेके गए कि चींटी है यहाँ पे बेड पे आपके सामने, बट यू आर नॉट गोइंग टू क्विकली कम इन एक्शन बिकॉज वो छोटी सी चींटी आपके सामने आई है. इसी का ऑपोजिट सिनेरियो इमेजिन करके देखो. इफ़ यू आर सिटिंग इन योर रूम एंड यू सी अ स्नेक, क्या करोगे आप? ओके, you will get excited. Your neurons will send a signal to your brain that you have to get in activity now quickly. ओके, सो आप एक्टिविटी में आओगे. मतलब स्टिमुलस की एटलीस्ट मिनिमम इंटेंसिटी तो होनी चाहिए. ये चींटी और स्नेक के बीच का ले लो अभी डॉग भी इज़ नॉट सपोज टू बी इन आर रूम इफ़ इट्स नॉट अ पेट डॉग. ओके, सो अगर आपने बाहर का कोई डॉग देखा आपके घर पे आ गया है तो आप एक्साइट हो जाओगे. कुछ तो उसकी मिनिमम इंटेंसिटी होनी चाहिए विच इज़ कॉल्ड थ्रेशोल्ड स्टिमुलस. सबलिमिनल या वीक स्टिमुलस विल हैव नो इफेक्ट. एक चींटी को देख के आपको कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है. while supraliminal strong stimulus will produce the same degree of impulse. ये न्यूरॉन्स को वैसे ही एक्साइट करेगा जैसे आपका थ्रेशोल्ड वाला स्टिमुलस एक्साइट कर रहा है, वैसे ही कंडक्शन होगा. सो मिनिमम थ्रेशोल्ड स्टिमुलस चाहिए फॉर द न्यूरॉन्स टू गेट इनटू एक्शन. और अगर ये पोलराइज स्टेट में है तो ही ये कोई भी स्टिमुलस को परसीव कर पाएंगे, समझ पाएंगे. इफ द पोलराइज स्टेट इज नॉट देयर, इट कैन नॉट परसीव एनी स्टिमुलस एंड इट कैन नॉट कम इनटू अ स्टेट ऑफ एक्टिविटी. समेशन इफेक्ट, सिंगल सबलिमिनल स्टिमुलस, सबलिमिनल मतलब वीक वाली, सिंगल रहेगी तो विल हैव नो इफेक्ट. बट इफ मैनी सच वीक स्टिमुलाई आर गिवन इन क्विक सक्सेशन, एक के पीछे एक वो वीक स्टिमुलस दी तो वो एक क्यूमुलेटिव इफेक्ट बन जाता है जो ऐड होके एक स्टिमुलस प्रोड्यूस करता है. इसका एग्जाम्पल, ये पॉइंट समझा है क्या? समेशन इफेक्ट, समेशन मीन्स ऐड हो जाना, वीक स्टिमुलस का ऐड हो जाना. ओके, No, ma'am.
देखो, घर पे अगर आपको मम्मी ने कुछ बोला, आपने नहीं सुनी वो बात, तुरंत पापा ने भी वही बात बोली, दादाजी ने वही बात बोली, दादी ने ये बात बोली, फाइनली आप उठ के वो काम करते हो। वाई? बिकॉज 4 वीक स्टिमुलस अभी मिल के कंबाइन हो गई है। सो दैट इज समेशन इफेक्ट। पहले सिर्फ मम्मी ने बोला था, आपने इग्नोर किया, पापा ने बोला, यू स्टिल डिडंट लिसन, अब और 2 लोगों ने बोल दिया है। सो दैट इज समेशन इफेक्ट। मतलब बहुत सारी वीक स्टिमुलस अगर आपको साथ में मिली तो आप फाइनली कुछ काम करते हो उसके लिए। आपने पहले एक चींटी देखी थी बेड पे, आपने इग्नोर कर दिया। थोड़ी देर बाद अगर आपको पूरी चींटी का वहाँ पे ढेर दिखेगा, अब चींटी एक वीक स्टिमुलस है, बट बहुत सारी चींटियाँ साथ में आपको आपके बेड पे दिखेगी, तो यू आर डेफिनेटली गोइंग टू डू सम एक्शन अगेंस्ट इट। सो दैट इज समेशन इफेक्ट। ये आपको सिर्फ MCQs में आएंगे, तो आप उसके लिए समझ के रखो। ऑल और नन लॉ, द नर्व विल आइदर कंडक्ट द इम्पल्स अलोंग इट्स एंटायर लेंथ और विल नॉट कंडक्ट द इम्पल्स। अगर एक वीक स्टिमुलस मिली है तो बिल्कुल कंडक्ट नहीं करेगा, और अगर एक अच्छी थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिली है तो वो कंडक्ट करेगा और थ्रू आउट इट्स एंटायर लेंथ कंडक्ट करेगा। एक बार एक्सॉन हिलॉक से चालू हो गया कंडक्शन, तो वो नहीं रुकने वाला है ब्रेन तक जाने में, नहीं रुकने वाला है। पर कंडक्शन चालू करने के लिए थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलना चाहिए, एक्शन पोटेंशियल जेनरेट होने के लिए, पोलराइजेशन से डीपोलराइजेशन में आने के लिए एक प्रॉपर थ्रेशोल्ड स्टिमुलस मिलना चाहिए। एक बार वो मिल गया तो वो पूरे न्यूरॉन के थ्रू कंडक्ट होगा। ऑल और नन लॉ, इट इज़ गोइंग टू कंडक्ट और इट इज़ नॉट गोइंग टू कंडक्ट, इसके बीच का कोई नहीं रहेगा। आइदर इट विल कंडक्ट कंप्लीटली और इट विल नॉट कंडक्ट एट ऑल। Refractory period, time interval about only a millisecond during which a nerve fails to respond to a second stimulus however strong it is। एक काम जब तक एक नर्व कर रही है, पीछे का फाइबर जब तक वापस पोलराइज स्टेट में नहीं आता है, इट कैन नॉट परसीव द सेकेंड स्टिमुलस। इसीलिए ये मिली सेकेंड का रहेगा, क्योंकि कंडक्शन तो फटाफट होता है, हमने देखा है। पीछे का फाइबर रीपोलराइज भी होता जाता है, रेस्टिंग मेम्ब्रेन पोटेंशियल उसमें वापस डेवलप होता जाता है, बट वो मिली सेकेंड्स की गैप जब तक पीछे का फाइबर रिस्टोर हो, एक न्यूरॉन को कोई भी सेकेंड स्टिमुलस परसीव नहीं होती है। दिस पीरियड इज रिफ्रैक्टरी पीरियड। साइनेप्टिक डिले, एक इम्पल्स को एक न्यूरॉन के सिनेप्टिक नॉब से निकल के वो ब्रिज क्रॉस करके, क्लेफ्ट क्रॉस करके दूसरे न्यूरॉन पे आने में थोड़ा सा मिली सेकेंड्स लगता है, विच इज़ 0.3 to 0.5 मिली सेकेंड्स। इमेजिन द टाइम नाउ, 1 सेकेंड ही कितना कम होता है। दिस इज मिली सेकेंड, वो भी एक नहीं, 0.3 to 0.5, बट वी कॉल इट सिनेप्टिक डिले। दैट मीन्स एक सिनेप्स पे जितना टाइम लगेगा इधर से उधर पास ऑन होने में, दैट इज कॉल्ड सिनेप्टिक डिले। इट इज़ द टाइम रिक्वायर्ड फॉर द इम्पल्स टू क्रॉस अ सिनेप्स। अब सिनेप्स क्या है वो आप सबको पता है। दिस टाइम इज रिक्वायर्ड फॉर रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर फ्रॉम द एक्सॉन टर्मिनल एंड एक्साइटेशन इन द डेंड्रॉन ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। इसीलिए केमिकल सिनेप्स पे इम्पल्स कंडक्शन स्लोअर होगा एज कंपेयर टू इलेक्ट्रिकल सिनेप्स, बिकॉज केमिकल सिनेप्स पे न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज होके और ये सब होगा, आयन चैनल्स खुलेंगे। इलेक्ट्रिकल सिनेप्स पे ये सब नहीं होने वाला है, तो सिनेप्टिक डिले कम होगा, एकदम मिनिमल रहेगा सिनेप्टिक डिले। सिनेप्टिक फटीग, transmission of nerve impulse across the synapse halts temporarily due to exhaustion of its neurotransmitter। ये पूरा न्यूरोट्रांसमीटर अगर हम ख़त्म करते गए और ये रिप्लेनिश नहीं हो रहा है, यहाँ पे वापस भरते नहीं जा रहे हैं, तो ये वेसिकल्स ख़त्म हो जाएंगे। वेसिकल्स ख़त्म हो जाएंगे तो नर्व की इफ़ेक्टिवनेस कम होती जाएगी। दिस इज़ कॉल्ड सिनेप्टिक फटीग। वेलोसिटी, वेलोसिटी पे MCQs आते हैं। रेट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ इम्पल्स इज हायर इन लॉन्ग एंड थिक नर्व्स। जितनी मोटी नर्व रहेगी उतने ज़्यादा न्यूरोफाइब्रिल्स उसमें पैक्ड रहेंगी, इट्स गोइंग टू कंडक्ट मोर फास्टर। इट इज़ हायर इन होम्योथर्म्स देन इन पोइकिलोथर्म्स। मार्क करो, होम्योथर्म्स, पोइकिलोथर्म्स। मुझे बताओ ये 2 टर्म्स का मीनिंग क्या है क्विकली।
होम्योथर्म्स और पोइकिलोथर्म्स का मीनिंग क्या है? डू यू नो द टर्म्स एंडोथर्म्स एंड एक्टोथर्म्स? यस. Cold blooded, hot blooded हाँ, animals. cold blooded and warm blooded animals. So homeotherms are warm blooded animals. They can maintain their constant internal temperature. Poikilotherms are cold blooded animals. Their internal temperature will change in response to the external temperature. तो टेम्परेचर भी एक रोल प्ले करता है कंडक्शन में. अगर बॉडी का टेम्परेचर कांस्टेंट पे अच्छा मेंटेन्ड है तो कंडक्शन भी फास्टर होगा. बॉडी का टेम्परेचर ठंडा हो गया तो कंडक्शन स्लो हो जाएगा. वेलोसिटी ऑफ ट्रांसमिशन इज हायर इन वॉलेंटरी फाइबर्स, मतलब कि सोमैटिक नर्वस सिस्टम. डू यू रिमेंबर क्लासिफिकेशन इनटू सोमैटिक एंड ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम? सो वॉलेंटरी मसल्स के पास आने वाली जो वेलोसिटी रहती है, वो वाले जो नर्व फाइबर्स रहते हैं जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम के साथ इन्वॉल्व हैं, उसमें हाई रहती है एज अपोज्ड टू ऑटोनॉमिक और इनवॉलेंटरी नर्व्स. Similarly, it is faster in medulated nerves, यानी कि myelinated nerves. Medulated यानी कि myelinated nerves. It is faster in medulated nerves as the impulse has to jump from one node of Ranvier to the next. Nodes of Ranvier क्या होते हैं? वो places जहाँ पे myelin sheath absent है. Nodes of Ranvier are the places where the myelin sheath is absent. At the synapse, where the neurons communicate with one another. The neuron carrying an impulse to the synapse is presynaptic neuron. Underline करो. ये न्यूरॉन सिनेप्स के पास इम्पल्स लेके जाएगा, प्रीसिनेप्टिक न्यूरॉन. न्यूरॉन रिसीविंग इनपुट एट द सिनेप्स इज द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. मतलब सिनेप्स पे देने वाला न्यूरॉन प्रीसिनेप्टिक होगा, रिसीव करने वाला न्यूरॉन पोस्ट सिनेप्टिक होगा. एमसीक्यूज, ये सेंटेंसेस समझते नहीं है एमसीक्यू में, इसीलिए आप उसको भी समझो इस वे से. सिनेप्स बनने से पहले वाला न्यूरॉन प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन, दैट मीन्स ये इम्पल्स लेके आएगा सिनेप्स पे. सिनेप्स बनने के बाद वाला न्यूरॉन इज पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन, ये रिसीव करेगा सिनेप्स पे. The neuron receiving input at the synapse is the postsynaptic neuron or generator organ, that is the gland or muscle. Generator region, gland or muscle. Underline करके लिखो effector organ. Effector organ भी receive कर सकता है. तो इस केस में postsynaptic न्यूरॉन नहीं रहेगा, postsynaptic effector organ रहेगा. इसको बोलते हैं muscle end plate. सिंपली ऐसे ही याद रखो कि ये मसल पे आके एंड हो जाएगा, रिस्पॉन्स आगे नहीं जाएगा, बिकॉज यही मसल पे इफेक्ट दिखाना है. मसल एंड प्लेट. Synaptic cleft or a small intercellular space lies in between two cells having a width of about 20 to 30 nanometers. Synaptic cleft is a fluid filled space. कौन सा फ्लूइड रहेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में? बोलो, कौन सा फ्लूइड रहेगा सिनेप्टिक क्लेफ्ट में? इंटरस्टिशियल फ्लूइड. सेल के बाहर का फ्लूइड, इंटरस्टिशियल फ्लूइड. This space is around 20 to 30 nanometers. Process by which impulse from the presynaptic neuron is conducted to postsynaptic neuron or the cell is called synaptic transmission. Underline करो synaptic transmission. It is one way process. Underline करो. Carried out by neurotransmission. चलो, कैन वी कंटिन्यू फॉर 10 more minutes? इतना सिनेप्स वाला पार्ट कर लेते हैं. कर लें कंटिन्यू? हाँ, 10 मिनट बेटा, कोई भी छोड़ के मत जाओ मीटिंग. वी विल कंटिन्यू दिस पार्ट. ओके, चलो. टाइप्स ऑफ सिनेप्स. इलेक्ट्रिकल सिनेप्स. In this type of synapse, gap between the neighboring neurons is very low, narrow. 0.1 डालो. गैप नहीं रहेगा, मतलब सिनेप्टिक क्लेफ्ट एब्सेंट रहेगा या एकदम नैरो रहेगी, नेग्लिजिबल.
The synapse between such closed neurons is mechanical because यहाँ पे कोई भी केमिकल नहीं ट्रांसफ़र होगा दो न्यूरॉन्स के बीच में, एक से दूसरे में खुद ही इलेक्ट्रिकली और मैकेनिकली दोनों एक दूसरे से मिले हुए हैं, तो पास ऑन हो जाएगा. इलेक्ट्रिकल कंडक्टिव लिंक इज फॉर्म्ड बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ये एक दूसरे से ज्वाइन किए हुए हैं. इमेजिन करो एक इलेक्ट्रिक वायर से दूसरी वायर जोड़ के रखी है, तो खुद ही फर्स्ट वायर का इलेक्ट्रिसिटी दूसरी वायर में कंडक्ट हो जाता है. तो इसको डालो सेकेंड पॉइंट, इलेक्ट्रिक कंडक्टिव लिंक रहेगा बिटवीन प्री एंड पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन. ये नहीं रहेगा केमिकल सिनेप्स में. At the gap junction, the two cells are within almost 3.8 nanometer distance from each other. You might not remember this value, वो नहीं है आपको, बट सिर्फ इतना याद रखो कि बहुत ही कम गैप रहेगी या नहीं रहेगी. ट्रांसमिशन अक्रॉस द गैप इज़ फास्टर. दिस इज़ ऑल्सो अ पॉइंट. लिखो नंबर 3 या नंबर 4 जो भी है, but depends on the connection located at the gap junction between the two neurons. Electrical synapses are found in those places of the body requiring fastest response as in the defense reflexes. बॉडी में इलेक्ट्रिक सिनेप्स बहुत कम है, ये एक पॉइंट है. वो यहाँ नहीं दिया हुआ है कि इलेक्ट्रिक सिनेप्स और केमिकल सिनेप्स में से इलेक्ट्रिकल सिनेप्स कम है इन नंबर. एंड ये बॉडी के सिर्फ उसी इमरजेंसी पार्ट्स पे लोकेटेड है जहाँ पे फास्टेस्ट रिस्पॉन्स चाहिए. वो ऑर्गन्स को कुछ भी नहीं होना चाहिए इन केस ऑफ एनी कंडीशन ऑफ द बॉडी. ऑल्सो दे आर बाई डायरेक्शनल, allowing transmission in either direction or may be unidirectional. केमिकल सिनेप्स हमेशा यूनिडायरेक्शनल रहेगा, लेकिन इलेक्ट्रिकल सिनेप्स बाई डायरेक्शनल हो सकता है. इसको सिर्फ याद रखो, इसकी डिटेलिंग हमको नहीं है, हमको डिटेल में केमिकल सिनेप्स है. Chemical synapses are specialized junctions through which cells of the neural system send chemical signal to each other neuron, to the other neurons and to non-neuronal cells. Non-neuronal cells मतलब ग्लैंड या मसल. मतलब ऐसा नहीं है कि सिनेप्स पे सिर्फ नर्वस टिश्यू ही एक दूसरे से मिलता है. जहाँ पे न्यूरॉन एक ग्लैंड या मसल से मिलता है, नॉन न्यूरोनल सेल से मिल रहा है, वो भी एक सिनेप्स बनता है. Synaptic gap is larger than in electrical synapse, usually 20 to 40 nanometers. देखो, chemical synapse between a motor neuron and a muscle cell is called neuromuscular junction. Underline करो neuromuscular junction. There are 3 components of a typical chemical synapse. First one is presynaptic terminal, presynaptic neuron, which is mostly the axon terminal. Second is the synaptic membrane of the postsynaptic neuron, which is usually the dendrite of the next neuron. और तीसरी चीज़ क्या होगी? The postsynaptic neuron. एक्चुअली आइडियली स्पीकिंग इसमें एक प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन होना चाहिए, एक पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होना चाहिए और बीच का सिनेप्टिक क्लेफ्ट होना चाहिए. पर अभी इन्होंने क्लासिफाई किए हैं कि प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में एक्सॉन टर्मिनल और पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन में डेंड्राइट्स. सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब? सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मतलब एक सिनेप्स और दूसरे सिनेप्स पे जहाँ पे मीट होंगे वो. एक मिनट. सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन होना चाहिए यहाँ पे. तो ये सिनेप्टिक मेम्ब्रेन होगी ये वाली जगह जो सिनेप्स पे मीट हो रही है. देखो ये क्योंकि ये सेकेंड न्यूरॉन का पूरा पार्ट तो यहाँ पे एक्सपोज नहीं रहेगा सिनेप्स पे. ये फर्स्ट न्यूरॉन का सिर्फ इतना पार्ट एक्सपोज रहेगा सिनेप्स पे, ऊपर का एक्सॉन नहीं रहेगा. और सेकेंड न्यूरॉन का सिर्फ ये वाला बॉडी और डेंड्राइट वाला पार्ट, उसमें से भी ये ऊपर वाला ये एक्सपोज रहेगा. सो इसको सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोल रहे हैं यहाँ पे. और इसको सिनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन को सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं.
एक्चुअली सिनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन को सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं और इसको पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन बोलते हैं। पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन मीन्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन का, ये देखो पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन लिखा हुआ है, पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और ये प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन, तो ये सिनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन है, ये स्ट्रक्चर सिनेप्टिक नॉब है, इसकी मेम्ब्रेन इज द सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। पर यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है उन्होंने। प्री सिनेप्टिक टर्मिनल, मोस्टली एक्सॉन टर्मिनल, सिनेप्टिक मेम्ब्रेन ऑफ द पोस्ट सिनेप्टिक सेल, मतलब जो डेंड्राइट वाले पार्ट पे रहेगी ऑफ द नेक्स्ट न्यूरॉन। एंड थर्ड इज द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। नहीं, थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है उन्होंने बेटा यहाँ पे। आप ऐसे याद रखो कि ये जो प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन है ये साइनेप्टिक नॉब को इन्वॉल्व करेगा, टर्मिनल पार्ट है बिकॉज, तो ये वाली हो जाएगी साइनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन, ओके, जिसको बोलते हैं सिनेप्टिक मेम्ब्रेन। और दूसरी मेम्ब्रेन जो इसको यहाँ पे मिलेगी साइनेप्स पे, दिस विल बी द पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, जो यहाँ के न्यूरॉन के बॉडी पार्ट और डेंड्राइट्स की मेम्ब्रेन रहेगी। सो पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की ये हो जाएगी सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन का ये हो जाएगा सिनेप्टिक मेम्ब्रेन, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का। द इम्पल्स, ठीक है, समझ में आया है ना? यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजिंग लिखा है उन्होंने, इट्स नॉट रिटन वेरी करेक्टली बट यू अंडरस्टैंड इट दिस वेज ओनली। ये सिनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन होगी और ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन होगी, जो दो मेम्ब्रेन्स सिनेप्स पे मिल रही हैं एक दूसरे से। चलो, इम्पल्स ट्रैवल्स अलोंग द एक्सॉन ऑफ द प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन। प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन का हमेशा एक्सॉन होगा, टू द एक्सॉन टर्मिनल। Most presynaptic neurons or axons have several synaptic knobs at their ends or terminals. ये हमने देखा है, एक एक्सॉन टर्मिनल पे बहुत सारे सिनेप्टिक नॉब्स रहते हैं। These knobs have array of membranous sacs called synaptic vesicles. एक एक नॉब में बहुत सारे वेसिकल्स होते हैं। These vesicles, they contain neurotransmitters. So these vesicles, these membranous sacs, जिसको vesicles बोलते हैं, देखो called synaptic vesicles, MCQ, synaptic vesicles are membranous sacs and they contain neurotransmitter molecules. Fill in the blank ही आता है ऐसा, synaptic vesicles are dash and they contain dash. So synaptic vesicles are membranous sacs, they contain neurotransmitter molecules and they are located at dash, located at the axon terminals or located in the synaptic knobs, जो भी ऑप्शन में रहेगा। अब देखो, when an impulse reaches a synaptic knob, मतलब ऊपर का एक्सॉन क्रॉस करके, पास करके सिनेप्टिक नॉब पे इम्पल्स आई है, एक्सॉन टर्मिनल पे इम्पल्स आई है, वोल्टेज सेंसिटिव कैल्शियम चैनल्स ओपन एंड कैल्शियम का डिफ्यूजन होगा इनवर्ड, मतलब एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से कैल्शियम अंदर आएगा। ये वाला फॉलो करो। देखो, नंबर 1 इज नर्व इम्पल्स हैज़ रीच्ड द सिनेप्टिक नॉब। सेकेंड स्टेप, ये देखो नंबर 2, कैल्शियम गेटेड चैनल्स, ये कहाँ पे हैं? सिनेप्टिक नॉब की मेम्ब्रेन पे प्रेजेंट है कैल्शियम गेटेड चैनल्स, ये ओपन हो जाएंगे ये इम्पल्स आने पे। कैल्शियम गेटेड चैनल्स ओपन हो गए तो बाहर का कैल्शियम अंदर आएगा, इनफ्लक्स ऑफ कैल्शियम। देखो तो डायरेक्शन क्या है कैल्शियम के अंदर आने की? एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से इंट्रा सेल्यूलर फ्लूइड, एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड से अंदर आया है, ये न्यूरॉन एक सेल है इसके अंदर आया है। अब क्या करेगा ये कैल्शियम? इज आर नेक्स्ट स्टेप। तो इसको नंबर 1 दो, when an impulse reaches a synaptic knob, voltage sensitive calcium channels open, this is 1. Number 2 डालो, calcium diffuses inward from extracellular fluid, this is second point. Third, अभी number 3 डालो, increased calcium concentration inside the cells initiates a series of events that fuse the synaptic vesicles with the cell membrane of presynaptic neuron. देखो,
ये कैल्शियम पुश करेगा ये वेसिकल्स को। अब ये मेम्ब्रेन कौन सी है? मेरी प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन है। ये इनको पुश करेगा फ्यूज़ होने के लिए प्री सिनेप्टिक मेम्ब्रेन की, प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन की मेम्ब्रेन के साथ। ये जब फ्यूज़ हो जाएगा तो ये वेसिकल खुल जाएगा, मेम्ब्रेन के साथ फ्यूज़ हो गया तो उसका एक एंड खुल जाएगा, तो उसका जो भी कंटेंट है वो बाहर रिलीज़ हो जाएगा। इसको बोलते हैं एक्सोसाइटोसिस। किसी भी सेल के अंदर का कंटेंट जब बाहर आ जाता है सेल से तो एक्सोसाइटोसिस बोलते हैं। यही एक्सप्लेन किया है नेक्स्ट पॉइंट में, मार्क करो। इंक्रीज्ड कैल्शियम कॉन्सेंट्रेशन इनसाइड द सेल्स initiate series of events that fuse the synaptic vesicles with the cell membrane of presynaptic neuron, where they release their neurotransmitters by exocytosis. Exocytosis is the process by which neurotransmitters are released at the synapse. ऐसा भी MCQ आता है। नेक्स्ट पॉइंट, अभी अगर ये नंबर 3 था तो ये नंबर 4 रहेगा, एक्सोसाइटोसिस वाला। Number 3 is calcium is going to push the synaptic vesicles to fuse with the presynaptic neuron. Number 4 is this is going to release the neurotransmitters by the process of exocytosis. Number 5, once the neurotransmitters bind to the receptors of the postsynaptic cell, ये receptors कहाँ पे located है? postsynaptic membrane पे। तो ये मेरा नेक्स्ट पॉइंट है, देखो यहाँ पे ये रेड कलर के न्यूरोट्रांसमीटर आके ये रिसेप्टर्स पे बाइंड हो गए हैं। सी, यू कैन सी सबके ऊपर ये रेड कलर के सर्कल्स आ गए हैं। दे हैव कम एंड बाइंड टू दीज रिसेप्टर्स। ये रिसेप्टर्स कहाँ पे लोकेटेड है? पोस्ट सिनेप्टिक मेम्ब्रेन पे। MCQ, अगर न्यूरोट्रांसमीटर्स या वेसिकल्स प्री सिनेप्टिक न्यूरॉन में हैं तो रिसेप्टर्स पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन के पास है। देखो ये पोस्ट सिनेप्टिक न्यूरॉन लिखा हुआ। अब ये न्यूरोट्रांसमीटर यहाँ आके बाइंड होगा तो क्या होगा? ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे। ये चैनल्स ओपन हो जाएंगे तो न्यूरोट्रांसमीटर अंदर नहीं जाएगा, अंदर जाएगा सोडियम। अंदर जाएगा यहाँ से सोडियम, बिकॉज ये सोडियम चैनल्स हैं जो ओपन हुए हैं। देखो, once the neurotransmitters bind to the receptors of the postsynaptic cell, action is either excitatory, turning a process on, or inhibitory, turning a process off. This is dependent on the nature of neurotransmitter involved. इन्होंने डायरेक्टली लिख दिया है। एक्चुअली इसके बाद का नेक्स्ट पॉइंट होगा कि रिसेप्टर्स को जब वो बाइंड करेंगे, ये नेक्स्ट पॉइंट के बाद पॉइंट होगा कि आयन चैनल्स ओपन होंगे। पर ये रिसेप्टर को जब बाइंड करेगा तो इसने क्या सिग्नल दिया है? स्टिम्युलेशन का दिया है कि इनिबिशन का दिया है? मतलब कि भागने का दिया है कि बैठने का दिया है? मेरे पीछे डॉग आया, मैंने देखा तो भागना चालू किया। जब मैं घर पहुंच गई हूँ तो बॉडी को सिग्नल मिलेगा कि नाउ रेस्ट, नाउ द बॉडी इज़ नॉट इन डेंजर, डॉग आपके पीछे नहीं है। तो ये या तो एक्साइटेटरी हो सकता है या इनिबिटरी हो सकता है। दिस डिपेंड्स ऑन द केमिकल नेचर ऑफ दिस न्यूरोट्रांसमीटर। न्यूरोट्रांसमीटर्स एक्साइटेटरी भी होते हैं, ये इनिबिटरी भी होते हैं। तो डिपेंड करता है कि कौन सा न्यूरॉन सिग्नल लेके आया है, कौन सा सिग्नल लाया है, उसके हिसाब से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर रिलीज हुआ है, उसके हिसाब से एक्शन होगा। दिस इज डिपेंडेंट ऑन द नेचर ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर इन्वॉल्व। सो अलग अलग केमिकल टाइप्स के होते हैं न्यूरोट्रांसमीटर्स, उसके हिसाब से न्यूरॉन को सिग्नल मिलता है, या तो एक्साइटेटरी या तो इनिबिटरी। Once the impulse has been transferred across the synapse, enzyme like cholinesterase destroys the neurotransmitter. अब एक बार ये सिग्नल हमने यहाँ से पास कर दिया, यहाँ के न्यूरॉन को सिग्नल पास हो गया, ये सिनेप्स को, ये जो सिनेप्स बना है यहाँ पे मुझे वापस क्लियर करना है, ये सब मुझे उसको रेडी रखना है सेकेंड इम्पल्स के लिए। तो कोलिनेस्टरेज एंजाइम आके ये एंजाइम को, ये न्यूरोट्रांसमीटर को डिसॉल्व कर देगा, यहाँ से हटा देगा उसको यहाँ से। जैसे नर्व की कंडक्शन के बाद, डीपोलराइजेशन के बाद इमीडिएटली रीपोलराइजेशन होता है। क्यों होता है इमीडिएटली रीपोलराइजेशन? बोलो, क्यों होता है इमीडिएटली New वापस? impulse. हाँ, क्योंकि हमको नेक्स्ट इम्पल्स के लिए रेडी रखना है ना न्यूरॉन को।
वैसे ही हमको नेक्स्ट सिग्नल के लिए सिनेप्स को भी रेडी रखना है। तो ये पुराना न्यूरोट्रांसमीटर जो पुराने मैसेज वाला है उसको हटाना पड़ेगा यहाँ से, उसको हम हटा देंगे। तो ये एंजाइम हटा देता है न्यूरोट्रांसमीटर को सिनेप्स से, और सिनेप्स वापस रेडी हो जाता है एक नया इम्पल्स रिसीव करने के लिए। अब ये सोडियम गेटेड चैनल्स ओपन होने के बाद, सोडियम का इन्फ्लक्स होने के बाद क्या होता है ये तो हमने डिटेल में देखा ही है, बट हम इसको वापस कल रीड करेंगे यहाँ से। ट्रांसमिशन ऑफ